हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि देखो, हम हमारे जो इसमें से डिस्कशन का जो पॉइंट होगा, तो तीन स्तर पे हम करंट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि डेली, जो ये डेली न्यूज है, जो चीज़ें बनी रहती हैं, और एडिटोरियल। क्या है? एडिटोरियल। और जो है प्रीलिम्स फैक्ट, पीटी फैक्ट। तो पूजा मैम पीटी फैक्ट लेके आती हैं, एडिटोरियल और डेली न्यूज में पढ़ाऊंगा। तो एडिटोरियल में हम एक जो है एडिटोरियल लगा लिया करेंगे। ये सारी जो न्यूज है, ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फ्रंटलाइन, ये जो बड़े बड़े पेपर हैं उनसे ये जो है न्यूज है। तो हम इसको लिख कर करेंगे। एक प्रयास ये रहेगा, क्योंकि जो है पीपीटी के माध्यम से चीज़ें कंप्रोमाइज होने लगती हैं, यानी जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज होने लगती है। ठीक है, तो चलो, अब पहला इशू है हमारा कि भाई महिला शिक्षा में जो सावित्रीबाई फुले जी का योगदान क्या है। ये इशू मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री से है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो करंट को मैंने जब तक बोला कि हम स्टैटिक पोर्शन से जोड़ के नहीं पढ़ेंगे, तब तक करंट का यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस के लिए कोई बहुत मतलब नहीं निकलता है। तो चलो, अब देखो जो सावित्रीबाई फुले है, तो सावित्रीबाई, इसमें से प्रीलिम्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है ये जानना जरूरी है। तो एक तो ये कि भाई जो सावित्रीबाई फुले है इनके बारे में जानना है। फिर दूसरा कि इनके हस्बैंड थे ज्योतिराव फुले, तो ज्योतिराव फुले के बारे में जानना है। ज्योतिराव फुले। फिर एक सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक। ज्योतिराव फुले खत्म हो जाते हैं तो जो है सावित्रीबाई फुले ही इसको आगे लेके जाते हैं, जो है सत्य शोधक समाज। और साथ में महिला अधिकार। क्या भाई? महिला अधिकार। ये चीजें आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और भारत का सामाजिक और शैक्षणिक इतिहास, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो, अब ये इशू दरअसल चर्चा में क्यों रहा, सबसे पहले तो यही बात आती है। तो 3 जनवरी 2020 को, 3 जनवरी 2020 को जो है सावित्रीबाई फुले की 189वीं जयंती मनाई गई। 189, 189। और सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली आधुनिक नारीवादियों में से पहली महिला मानते हैं, मतलब पहली आधुनिक नारीवादी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा सावित्री बाई के बारे में हम जान लेते हैं। जो सावित्री बाई का जो जन्म है, वो 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म होता है। और ये जब 9 साल की होती हैं, और जो ज्योतिराव फुले हैं वो करीब 12 या 13 साल के होते हैं, तो इनकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। अब उनकी उपलब्धियों में जो सावित्री बाई हैं, इनकी उपलब्धियों के कारण इन्हें विशेष तौर से भारत की पहली महिला शिक्षक के तौर पर भी याद किया जाता है। और सावित्री बाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की जो है पहली प्राचार्य भी बनी, पहली जो है प्रिंसिपल भी बनी बालिका विद्यालय में। और उन्होंने सदैव शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में महिलाओं और अछूतों के उत्थान के लिए काम किया है। महिला अधिकारों को लेकर के आगे खड़ी होती थी। उस जमाने में आप देखोगे कि जब 1850 ये जो टाइम था, इस समय भारत में जो स्थिति थी महिलाओं की, वो बहुत ज़्यादा, जैसे आज तो काफ़ी चीज़ें सुधर आई है, लेकिन उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। लेकिन महिला अधिकारों को लेकर के जो सावित्री बाई फुले हैं, वो हमेशा आवाज उठाती रहती हैं। दूसरा, जो दलित अधिकार, आपको दलितों के भी बारे में उनकी स्थिति भी पता है, तो दलित अधिकारों को लेकर के भी आवाज उठाती रहती थी। अब महिला अधिकारों के लिए इन्हें पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और 1848 में पुणे में ये देश का पहला विश्वविद्यालय भी, सॉरी, पहला जो है विद्यालय, नॉट विश्वविद्यालय, तो पहला विद्यालय भी खोला था। अब सावित्रीबाई फुले के बारे में थोड़ा सा आपको जो है उनके पर्सनल जानकारी दे दूं। जो फुले का जन्म है वो 1831, लिख देता हूं, है ना, इतना तो बनता है कम से कम। सावित्री बाई फुले तो 1831 में महाराष्ट्र का एक गांव है नायगांव, महाराष्ट्र के जो है नायगांव, इसको कभी कभी लोग नए गांव भी बोल देते हैं, तो ये महाराष्ट्र का नायगांव है।
तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम जो है खंदोजी नेवसे, क्या था, खंदोजी खंदोजी नेवसे। और इनकी माता, ये पिता का नाम था, ठीक है, इनकी माता का नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मी। ये वर्ष मतलब 31 में इनका जन्म होता है और 1840 में, मतलब जब ये 9 वर्ष की है, मात्र 9 वर्ष की आयु की है, तो उनका एक एक्टिविस्ट जो मतलब ज्योतिराव फुले थे, ये एक्टिविस्ट थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, समाज सुधारक थे। तो इनका जो है क्या हो जाता है, ज्योतिराव जी का विवाह हो जाता है, सॉरी सावित्री, एक ही बात है, सावित्रीबाई फुले का ज्योतिराव जी से क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। विवाह के बाद ये अपने पति के साथ जो है सहयोग करने लगती हैं। सावित्री फुले को जो है लिखना पढ़ना, मतलब ये स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन इन्हें लिखना पढ़ना सीखा और फाइनली दोनों ने मिलकर के 1848 में, यानी 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा नामक एक मतलब जो एरिया है, तो वहां पर लड़कियों के लिए इन्होंने पहला विद्यालय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो इनका पहला स्कूल कहाँ था, यहाँ पर भिड़ेवाड़ा में पहला स्कूल था, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और उस समय जो है लड़कियों को पढ़ाना एक बहुत कट्टरपंथी विचार माना जाता था। जब वह स्कूल जाती थी तो लोग जो है अक्सर उन पर गोबर वगैरह फेंक दिया करते थे, पत्थर फेंक के मारते थे, लेकिन फिर भी वो अपने जो कर्तव्य पथ है उससे विमुख नहीं हुई। और ये चीज मैंने देखा कि देखो, एक सामान्य दशा में आप पढ़ाई कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सामान्य दशा में महिलाएं लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सावित्रीबाई फुले महिलाओं के अधिकारों के लिए जो लड़ी, जो सामने आई, आगे आई, जो लोगों के ताने सहे, जो लोगों की जो है, ये समझ लो कि मतलब जब ये सावित्रीबाई फुले जब स्कूल जाती थी तो लोग जो है अक्सर इन पे जो पत्थर फेंका करते थे, जो है गोबर फेंक देते थे, कपड़े गंदे कर देते थे, लेकिन फिर भी ये जो है अपना इनका जो कर्तव्य पथ था उससे विमुख नहीं होते हैं। अब सावित्रीबाई फुले के लिए महिलाओं की शिक्षा और अछूतों की वकालत करना आसान नहीं था। अब भाई क्योंकि देखो, महाराष्ट्र में जो है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में उन्होंने वर्ष 1881 से 1920 के मध्य एक राष्ट्रवादी विमर्श चल रहा था, जिसमें से तिलक सहित इन राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीयता की क्षति का हवाला देते हुए लड़कियों और गैर ब्राह्मणों के लिए जो स्कूल की स्थापना का विरोध किया गया था। तो एक ये भी तो था, और ये दरअसल राष्ट्रवादियों की जो राष्ट्रीयता की क्षति बताते थे कि भाई जो है इसमें से राष्ट्रीयता की क्षति होगी अगर लड़कियों को। मुझे ये नहीं समझ आता ये ऐसा क्या था, लेकिन देखो मैंने हमेशा बोलता हूँ, जैसे सोशियोलॉजी में भी पढ़ाया है कि भाई इसमें से जो है एक घटना के पीछे कोई एक सिंगल घटना, मतलब एक कोई भी इवेंट के पीछे कोई एक सिंगल वो स्थिति नहीं होती है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, एक ही कारण नहीं होता है, नंबर एक। दूसरा कि हर एक समय काल देश परिस्थितियों के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं। हो सकता है कल के लिए जो चीजें जो है मतलब वो प्रकार रही हो, आज वो चीजें प्रकार ना हो, प्रकार मतलब उपयोगिता उनकी रही हो, लेकिन आज उन चीजों की उपयोगिता नहीं हो, वो दकियानूसी हो गई हो, वो प्रथाएं हो गई हो। तो प्रथाओं और मूल्य जो है ये टाइम टू टाइम, यानी समय देश परिस्थितियों काल के अनुसार चीजें बदलती रहती है, ठीक है। अब जो है ये कवित्री भी थी और उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का सावित्रीबाई फुले को जो है अग्रदूत भी माना जाता है। 10 मार्च 1897 को प्लेग हुआ और प्लेग के कारण इनका निधन हो जाता है, यानी 1800, बहुत ज्यादा प्लेग उस समय, जैसे ये कोविड देख रहे हो ना, ये प्लेग भी वैसे ही कुछ हुआ करता था। तो 1897 को जो है प्लेग होता है और 10 मार्च इनका क्या हो जाता है, सावित्रीबाई का निधन हो जाता है। अब प्लेग महामारी के दौरान सावित्रीबाई प्लेग के मरीजों की सेवा करती थी। प्लेग से प्रभावित एक बच्चे की सेवा करने के कारण उन्हें भी प्लेग हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके सम्मान में वर्ष 2014 में जो पुणे विश्वविद्यालय है, तो पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर जो है सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये उनके सम्मान में है, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपने जो है उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर ली। दूसरा, सावित्रीबाई फुले के कार्य क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और इसी हम सेगमेंट में ये समझो कि उनकी एक तरीके से जो है बायोग्राफी भी हो गई।
अब भाई सावित्रीबाई फुले के कार्यों की बात करें, सावित्रीबाई फुले के कार्यों की बात करें, फुले के कार्य, तो कार्य में जो है कि ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों हस्बैंड और वाइफ, दोनों का मानना था कि भाई एक ही माध्यम है, अगर किसी को हमें जागरूक बनाना है या दबे कुचले जो वर्ग है उसको सशक्त बनाना है, समाज के उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है, तो वो एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा, जो कि अन्य वर्गों के साथ ये बराबरी में खड़ा कर सकता है इन दोनों का। तो इन लोगों ने यानी दोनों सावित्रीबाई फुले और जो है इनके हस्बैंड ज्योतिराव फुले शिक्षा को लेकर के ये बहुत जो है आप ये कह लो कि अग्रसर विचारधारा से आते थे। अब भारत के सामाजिक शैक्षणिक इतिहास में महात्मा ज्योतिराव फुले और इनकी जो पत्नी सावित्रीबाई फुले एक बहुत असाधारण जो है एक युगल था, एक ये जोड़ा था, और ये जो युगल बहुत विश्व प्रसिद्ध भी था। अब ये पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता और सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए ये आवेगपूर्ण संघर्ष में लगे रहे। तो ये महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार को लेकर के भी ये पूरी जो है जीवन भर लड़ते रहे, जो है मेल और फीमेल के समान अधिकारों को लेकर के, समान अधिकारों को लेकर के। साथ में जो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने मिल करके 1854 यानी 1854-55 में भारत में साक्षरता मिशन शुरू किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में साक्षरता मिशन। इनका फोकस ही देखो ना कि इनका फोकस ही स्टार्टिंग से शिक्षा, तो साक्षरता मिशन इन्होंने क्या किया भाई शुरू किया। इसके बाद दोनों ने सत्य शोधक समाज, यानी सत्य शोधक समाज का मतलब क्या होता है, सत्य शोधक समाज, यानी सत्य शोधक समाज का मतलब है कि सत्य की तलाश के लिए समाज, सत्य की तलाश के लिए, सत्य की तलाश के लिए समाज, सत्य की तलाश के लिए समाज, इसकी शुरुआत की। और इसके माध्यम से वो सत्य शोधक जो है विवाह प्रथा ये शुरू करना चाहते थे। इसमें कोई दहेज नहीं लिया जाता था। दहेज ये कोई अकेली आज की ये कोई प्रथा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो वैदिक पीरियड से ही दहेज का जो है ना, लेकिन हाँ जैसे प्रजापत्य विवाह होता था ना, तो प्रजापत्य विवाह में पहले इसको जो है ये गिफ्ट और मैंडेटरी नहीं था, ये आपकी इच्छा पर निर्भर था। प्रजापत्य विवाह में जो है वधू पक्ष जो है वर पक्ष को गिफ्ट देता था, और गिफ्ट का आधार बेटा ये था कि भाई देखो लड़की जो है नई नई दूसरे घर में परिवार में शिफ्ट हो रही है, और उसका भी बाप की संपत्ति पर भाई डायरेक्टली अब तो आजकल लॉ के अकॉर्डिंगली डायरेक्टली अधिकार है, लेकिन फिर भी ये माना जाता था कि भाई उसका भी तो अधिकार है, वो भी तो संतान है। तो दूसरे घर जाना है तो उसको कोई ताने ना मारे तो कुछ जो है गिफ्ट के तौर पे थोड़ा दे दिया जाता था। लेकिन वही चीज जो आज दहेज प्रथा है ये मैंडेटरी मान ली गई। तो ये दहेज प्रथा का भी विरोध कर रहे थे, और दहेज प्रथा का विरोध करते वक्त इन्होंने जो है कुछ चीजें स्टार्ट करी कि सत्य शोधक विवाह प्रथा शुरू करना चाह रहे थे, सत्य शोधक विवाह प्रथा। ठीक है, इसके बाद जो है उनका उद्देश्य समाज में विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित परिवारों को शिक्षित बनाना भी था, ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी इनका उद्देश्य क्या था ये पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रीलिम्स में। तो नंबर 1 की विधवा विवाह करवाना, विधवा विवाह करवाना। इससे क्या होगा भाई जरा खुद सोचो कि जो महिलाओं का अधिकार है उस समय होता क्या था कि देखो मेडिकल सिस्टम इतना ज्यादा जो है कॉम्प्रहेंसिव नहीं था, बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं था, और अगर कोई बीमारी आ गई तो बहुत सारे लोग जो है मर जाते थे, तो महिलाएं विधवा हो जाते थे। और एक वहां और भी समस्या थी, आपको याद होगा कि अगर किसी का हस्बैंड खत्म हो जाता था तो उसको जो है मतलब आग में क्या है झोंक दिया जाता था। अब कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रथा को कि अगर हस्बैंड के ना होने पर उसको हस्बैंड के साथ चिता में बैठ करके जो है अपनी प्राणों की आहुति देनी होती थी, इस प्रथा को क्या कहा जाता था।
तो वो जो उनकी, अब इनने कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा, और जो महिलाएं थी जो विधवा, उनके जो है विधवा विवाह की जो है बात होने लगी। साथ में छुआछूत बहुत ज्यादा था, तो भाई छुआछूत मिटाना, छुआछूत मिटाना, छुआछूत मिटाना। इसके साथ महिलाओं की मुक्ति, महिलाओं की मुक्ति, महिलाओं की मुक्ति, और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना, दलित महिलाओं को, महिलाओं को शिक्षित बनाना, दलित महिलाओं को भाई शिक्षित बनाना। ये जो कुछ चीजें हैं ये आप देख रहे हो, तो ये जो है उनके प्रमुख उद्देश्यों में से थी। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। सावित्रीबाई फुले को आधुनिक भारत के एक ऐसी महिला के तौर पे जाना जाता है जिन्होंने ऐसे समय में जब महिलाओं को बहुत दबाया जा रहा था, तो वे जो है एक मतलब ऊपर आती हैं और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करती हैं और संघर्ष करती हैं। अब उनकी कविताएं जो हैं भले ही मराठी में लिखी गई हों, किंतु जो है उन्होंने मानववाद, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, तर्कवाद और दूसरों के बीच जो शिक्षा है, समानता है, इसकी मूल्यों की मतलब जो मूल्यों की पूरे देश में वकालत करी है उन्होंने। और उनके द्वारा जो स्थापित संस्था सत्यशोधक समाज ने करीब 1876 और 1879 के जो अकाल था, तो उस अकाल में अन्न सत्र चलाया और अन्न को यानी खाने को इकट्ठा करके आश्रम में रहने वाले जो करीब 2000 बच्चों को उन्होंने खाने की व्यवस्था करवाई। और उन्होंने देश के पहले किसान स्कूल की भी स्थापना करी और 1852 में उन्होंने दलित बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना करी। उन्होंने कन्या शिशु हत्या जो है, जो फीमेल फिटिसाइड है, तो कन्या शिशु हत्या रोकने के लिए प्रभावी पहल करी। और इसके लिए उन्होंने न सिर्फ अभियान चलाया बल्कि नवजात शिशु कन्याओं के लिए उन्होंने आश्रम भी खोले, उन्होंने उनकी रक्षा की जा सके तो उनकी व्यवस्था प्रॉपर करी। तो ये तो आप देखोगे कि जो है सावित्रीबाई जो फुले हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, तो सावित्रीबाई फुले के बारे में ये पूरी तरीके से उनके लिए डेडिकेटेड रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला इशू आता है दोस्तों। अब देखो, इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से क्या कर लोगे, टैकल कर लोगे। कई बार पीपीटी में चीजें क्या हो जाती हैं, कंप्रोमाइज हो जाती है। चलो, आज का दूसरा इशू है, ये जो इशू मैं आपको बता रहा हूं ये फ्रंट लाइन में छपा था। तो भारत में सड़क दुर्घटनाएं, भारत में सड़क दुर्घटनाएं, दुर्घटनाएं। देखो, भारत में सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो ये दूसरा इशू है, सो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो अगर हम सड़क दुर्घटनाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर ये चर्चा में क्यों है। देखो, आपको पता है कि एक क्रिकेटर है, कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना में उनको बहुत चोट लगी है ना। और पंत साहब एक बहुत बढ़िया क्रिकेटर है, ठीक है, ऋषभ पंत जो है। तो ये जो है चीजें तब से और ज्यादा मतलब हाईलाइट हो गई इस सड़क को लेकर के क्या दरअसल इशू है। तो देखो, प्रीलिम्स के लिए कि एक सड़क सुरक्षा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसमें हम जो है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भाई सड़क सुरक्षा, अगर हमें इसको पढ़ना है मतलब सड़क में जो है सड़क दुर्घटनाएं, तो हमें पीटी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई सड़क से जो है सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, खास करके जो मर्सिडीज में आता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। सड़क सुरक्षा पर जो है ब्रासीलिया घोषणा क्या कहता है, और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019, ये पांचों चीजें जो क्या हैं, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, लिख ही देता हूं, ब्रासीलिया घोषणा पत्र, घोषणा पत्र। दूसरा NHAI, नेशनल NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI एक्ट। और तीसरा है कि लास्ट में जो है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम। याद है 2019 का जब ये अधिनियम आया तो कितना मसला जो है लोगों के
मतलब बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े जो है चालान काटे जा रहे थे, है ना। चलो, अब ये चर्चा में क्यों है तो ये तो मैंने बताया, लेकिन एक और वजह से ये चर्चा में है। देखो, राजमंत्री जो सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कहते हैं कि लगभग लगभग डेली प्रत्येक दिन करीब 415, एवरेज बोल रहा हूँ, कि 415 मौत और कई जो है घायल जो है भारतीय सड़क दुर्घटना में क्या हो जाते हैं, कि करीब इतनी मृत्यु हो जाती है, इतने लोग भारतीय सड़क दुर्घटना में लगभग लगभग एवरेज मारे जाते हैं। और कोविड-19 की तुलना में ये उससे भी ज़्यादा गंभीर है। मतलब हमें ये डेली का डेटा है, एक वैसा, मतलब कोविड-19 में इतना लोग नहीं मर रहे थे, हाँ कुछ टाइम अचानक से जरूर ये बढ़ा था। तो बताओ, ये उससे भी ज़्यादा गंभीर समस्या है कि नहीं? उससे भी ज़्यादा ये गंभीर समस्या है। तो भारत में सड़क दुर्घटना को लेकर के एक परिदृश्य भी देखो कि क्या स्थिति है। भारत में सड़क दुर्घटना, चाहो तो नोट्स प्लीज बनाते चलना पूरे, तो फिर जो है आपको करंट के लिए जो दुनिया का एक वो बना हुआ है कि भाई हम इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ पाते, फ्रंट लाइन नहीं पढ़ पाते, द हिंदू नहीं पढ़ पाते, हिंदी मीडियम के बच्चे, उनके लिए ये चीज़ें और आसान होने वाली है। अब कोई चीज़ जो है ना कोई मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही क्या है कि वैसा कुछ है, ठीक है, मतलब कि न्यूज़पेपर जो है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको वही मिल रही है। ओके, तो परिदृश्य, तो भारत में सड़क दुर्घटना का परिदृश्य की बात करें तो वर्तमान स्थिति क्या है कि वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में, मतलब सड़क दुर्घटनाओं की वजह से करीब 1 लाख 1.5 लाख से अधिक लोग जो है मारे गए हैं या मृत्यु हुई है। और ये प्रवृत्ति कई वर्षों से जो है लगातार जारी है। आप समझ रहे हैं, 1.5 लाख लोग, ठीक है। ये जो है एनसीआरबी, तो 2021 के जो आंकड़े कहाँ से मिले हमें? इस एनसीआरबी से, यानी जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो इस ये जो है रिकॉर्ड होते हैं सारे जितने भी मसले हैं जो पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड होते हैं, तो फिर ये डेटा वहीं से पब्लिश होता है। तो 2021 के आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में जो होने वाली कुल मौतों में से ज़्यादातर मौतें जो हैं वो शराब के नशे में जो ड्राइविंग का मामला जो होता है, तो एक ये, और इसमें करीब करीब जो शराब के नशे में जो ड्राइवर जो धुत है और ड्राइविंग की वजह से जो मौतें हुई, तो मतलब ये जो करीब करीब, मतलब ये जो जितनी भी मौतें हुई 1.9% ऐसी ही मौतें हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये जो एक्चुअल डेटा है। इसके अलावा सड़क पर करीब 90% जो मौतें हैं वो तेज गति वाहन की वजह से, तेज गति वाहन, साथ में क्या हो गया, ओवरटेकिंग और खतरनाक तरीके से स्टंट मारते हुए ड्राइविंग। और विश्व के, मतलब वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार जो विश्व का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो इनके आंकड़ों के अनुसार भारत सड़क दुर्घटनाओं के लिए जो टॉप 20 कंट्री हैं, वैसे ही हम और किसी में टॉप नहीं आएंगे, लेकिन जो ये टॉप 20 कंट्री है, तो टॉप 20 कंट्री में हमारा स्थान शीर्ष पर है, ये जान। तो इस तरह में जो है हम यहाँ पर शीर्ष पे जरूर आ रहे हैं। साथ में यहाँ पर क्या वजह है, क्या कारण है, ऐसे तो हो नहीं हो रहा होगा, हमें इसमें कुछ तो बदलाव कर सकते हैं, कोई ना कोई तो खास वजह होगी। तो जरा देखो कि कारण क्या है, इसके पीछे इतनी मौतें क्यों हो रही हैं, क्या वजह है कि इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो कारण की बात करें तो नंबर 1 हो जाता है बुनियादी ढांचे की कमी, अर्थात सड़क वगैरह, बुनियादी ढांचे की कमी, ये मेंस पॉइंट आप इसे ध्यान रखना कि कमी। तो आप कह सकते हो कि सड़कों और वाहनों की जो स्थिति, दोनों की स्थिति दयनीय है। अब भाई जो है खराब जो रोडें हैं, और साथ में जो है सड़क डिजाइन, इंजीनियरिंग सामग्री, निर्माण की जो गुणवत्ता है, विशेष तौर से जो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ तीखे मोड़ हैं, ठीक है, सिंगल लेन है और तीव्र मोड़ है। तो एक जो है ये भी इशू है जो कि ये बुनियादी ढांचे की कमी में आता है। दूसरा है कि लापरवाही और जोखिम, लापरवाही और जोखिम, इसमें जो है ओवर स्पीडिंग, शराब और ड्रग्स के प्रभाव में जो है ड्राइविंग करना, थकान और बिना हेलमेट के जो है मतलब ड्राइविंग करना, सीट बेल्ट के बिना प्रयोग की ड्राइविंग करना, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं।
तीसरा है भाई ध्यान भंग। ध्यान भंग, देखो ड्राइविंग के दौरान जो आजकल जो ये मोबाइल आ गया है ना, ये भी बहुत जाने ले रहा है। तो मोबाइल फोन पर लोग बात कर रहे, तो मोबाइल फोन पर जो है ना लोग बात कर रहे होते हैं। और मैं अपना एक्सीडेंट बता दूं, बहुत बच गया था। एक बार मैं मोबाइल फोन से बात कर रहा था और स्कूटी में था और ब्रेकर आ गया था। तो मतलब जो है मेरे, अच्छा मैं देखो एक चीज, मैं यहाँ तो होता भी नहीं, मतलब ये हालात होती, क्योंकि मैं डिवाइडर से टकरा गया था। लेकिन हुआ क्या था कि, और मैं वो भी नहीं लगा के रखा था, हेलमेट भी नहीं लगा के रखा था। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ तो है कि क्रिकेट खेलना जानता था। तो क्रिकेट के चलते आप जानते हो डाइव, तो मैंने क्या है कि जैसे ही मैं गिरा तो डाइव लगाई, मुझे दिख रहा था कि डिवाइडर है, डिवाइडर से मेरा जो है सिर विर नहीं टकराया था, तो मैं डाइव लगा दी थी। तो इसके चलते मैं जो है बच गया। अब जो है ओवरलोडिंग, तो परिवहन लागत की बचत करने के लिए जो है हम लोग ओवरलोडिंग करते हैं, ये भी तो एक इशू है ओवरलोडिंग वाला। ठीक है, इससे जो बुनियादी ढांचा भी तो खराब होता है। तो एक क्या है, ओवरलोडिंग का भी इशू है ना। अगला है कि भी भारत में जो कमजोर जो वाहन सुरक्षा मानक है, वाहन सुरक्षा मानक क्या है भाई, सुरक्षा मानक मानक कमजोर है। और साथ में जागरूकता की भी तो कमी है। आप देख ही रहे हो, तो जागरूकता की भी कमी है, लोगों को जो है रोड के नियम ही नहीं पता है ना। जाग जागरूकता की कमी कि कैसे क्या है। और जो है जागरूकता की कमी में जैसे बहुत सारी चीजों को लोगों को नहीं पता है। ट्रैफिक नियम नहीं पता है, जैसे इसमें देख लो, ट्रैफिक नियम नहीं पता है। ट्रैफिक नियम के साथ साथ आप देखोगे कि लोगों को एयर बैग के बारे में होता है, लेकिन कितना पता है एयर बैग के बारे में। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इन सभी सुरक्षाओं जो महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो है जानकारी। और इसी से संबंधित मुझे एक व्यक्ति जो है, एक पानी पाणी जी हैं, एमपी से आते हैं। उनके आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि जो है ना, और बहुत वो मतलब अलग अलग तरीके से वो जागरूक बहुत बढ़िया करते हैं। भागवत प्रसाद पांडे नाम है। भागवत प्रसाद पांडे जी दरअसल जो है, मैंने उनके वीडियोस देखे हैं, तो लोगों को बहुत जागरूक करते हैं अलग अलग तरीके से, अपने जो है मतलब है सॉन्ग के माध्यम से, जो है शेरो शायरी के माध्यम से लोगों का मनोरंजन भी करते हैं, और मनोरंजन करने के साथ जो है वो जागरूक भी करते हैं। समझे, तो ये है। अब देखो यहाँ पर प्रभाव इसके क्या क्या होंगे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो प्रभाव की बात कर लेते हैं, प्रभाव क्या क्या। देखो नंबर एक, अगर हम प्रभाव की बात करें तो विश्व बैंक के अनुसार जो है सड़क दुर्घटनाओं से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रत्येक वर्ष जो जीडीपी का करीब जो है, जीडीपी का कितना, करीब 3 से 5% का नुकसान होता है। ये कौन कहता है, ये किसका डाटा है, ये जो डेटा है ये वर्ल्ड बैंक का है, विश्व बैंक का है। विश्व बैंक कहता है कि प्रत्येक साल भारत में जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उससे जीडीपी में 3.5% से 5% का नुकसान देखने को मिलता है। तो एक तो ये भाई, ये तो आपका आर्थिक प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ, ये आर्थिक प्रभाव हुआ। लेकिन अभी साथ में सामाजिक प्रभाव भी तो देखने को मिलता है। तो सामाजिक प्रभाव क्या है कि भाई परिवारों पर जो है एक बोझ। अब देखो सड़क दुर्घटनाओं के कारण जो है मृत्यु की वजह से जो गरीब परिवारों की लगभग जो है मतलब जो है कोई व्यक्ति मान लो कि आय का एक वही स्रोत है, तो इसके चलते जो है वो तो आय का स्रोत ही चला गया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई यहाँ पर जो पैसे रुपए खर्च होते हैं दवा गोली में, तो पीड़ित परिवार के लिए तो एक तो कर्ज के चक्कर में ये फंसा देता है ना, तो ये भी तो है। साथ में संवेदनशील सड़क उपयोगकर्ता यानी जो है वल्नरेबल रोड यूजर्स, वल्नरेबल रोड यूजर्स, इसका मतलब क्या है कि संवेदनशील सड़क उपयोगकर्ता वर्ग द्वारा जो है दुर्घटनाओं के बड़े बोझ को सहन किया जाता है। और देश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण जो होने वाली मौतें हैं वो गंभीर चोटों के कुल मामलों में से जो है आधे से अधिक हिस्सेदारी जो है यही वल्नरेबल
जो है मतलब रोड यूजर्स की है। जैसे कि वल्नरेबल रोड यूजर्स का मतलब कि जो व्यक्ति मान लो कि जैसे जिसका आंखों में इशू है वो भी गाड़ी चला रहा है, कि मतलब देखने में इशू है, जो माइनर है वो भी चला रहा है, जो वृद्ध है वो भी चला रहा है, तो ये चीज़ें हैं। अब भाई इसमें जो है गरीब विशेष तौर से कामकाजी उम्र के जो है पुरुष जिनके द्वारा सड़क का उपयोग किया जा रहा है वो भी तो शामिल है। तो एक ये है। अब लिंग विशिष्ट प्रभाव की बात करें तो देखो पीड़ित गरीब और अमीर दोनों घरों में जो है परिवार की महिलाएं समस्याओं का सामना करती हैं और अक्सर वे अतिरिक्त काम करती हैं और अधिक जिम्मेदारियां लेती हैं और देखभाल करने वाली गतिविधियों में जो है संलग्न रहती हैं। तो विश्व बैंक कहता है कि भाई ट्रैफिक क्रैश इंजरी और जो है डिसेबिलिटी जो है द बर्डन ऑफ द इंडियन सोसाइटी 2021 नाम से उसने एक रिपोर्ट छापी और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि लगभग 50% जो है महिलाएं दुर्घटना के बाद अपनी घरेलू आय में गिरावट के कारण गंभीर तौर से प्रभावित होती है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। और लगभग 40% महिलाओं ने दुर्घटना के बाद अपने काम करने के तरीके में बदलाव की सूचना भी दी है, जबकि लगभग 11% ने तो जो है वित्तीय संकट के चलते निपटने के चलते मतलब कई बार वो खुद जो है अवसाद का मतलब वो हो जाती हैं, अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। और कम आय वाले ग्रामीण परिवारों में करीब 56% की आय में गिरावट जो है और निम्न आय वाले शहरी परिवारों में करीब 29.5% की जो है गिरावट, उच्च आय वाले ग्रामीण परिवारों में 39% की जो है आय में गिरावट आती है। तो ये भी इशू जो है सामने निकल के आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इस संबंध में कुछ और अब जैसे कि कदम है इस संबंध में उठाए गए कदम देखो भाई मोटर वाहन अधिनियम, मोटर वाहन एक्ट 2019, तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 ने यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए मतलब जुर्माना बढ़ा दिया था, और याद होगा आपको, और उसके चलते खूब आलोचना भी हुई। अब आलोचना लोगों का जो है जुर्माना 50-50 हज़ार, जितने की गाड़ी नहीं उतने का जुर्माना, तो बहुत सारे लोग तो गाड़ी में आग ही लगा देते थे। अब साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन के कुछ ही जो मामले हैं अभियुक्तों द्वारा अभी भी न्यायालय में मतलब चलाए जा रहे हैं, न्यायालय में है। तो इसलिए संशोधित कानून के निवारक प्रावधानों के अपेक्षित प्रभाव को जो है जमीनी स्तर पर वो नहीं देखा जा सका। एक है सड़क सुरक्षा क्षेत्र, तो वही छोटे क्षेत्र और प्रमुख सड़कों और राजमार्गों के हिस्सों को जो है आदर्श सड़क सुरक्षा क्षेत्र के तौर पर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। और अगला है नवीन प्रशासनिक ढांचा, तो भाई सड़क सुरक्षा के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक ढांचे को हम 3 स्तरों में बांटा जा सकता है। एक टियर 1 यानी प्रबंध समूह होगा जो कि दिन प्रतिदिन के कार्यों को देखेगा और स्वायत्त और वित्तीय तौर से सशक्त होगा। दूसरा जो है टियर 2 होगा जो जिला स्तरीय निगरानी पर होगा और यहीं पर तत्काल समाधान की मांग करी जाएगी, साथ में बजटी जो आवंटन यहीं पर होगा। और टियर 3 है इसका शीर्ष प्रबंधन और नियंत्रण जो है इसके प्रतिनिधित्व केंद्र और राज्य सरकारों के पास होगा। तो यहाँ पर जो ये प्रशासनिक ढांचा है तो सड़क सुरक्षा कार्यान्वयन के लिए हम टियर 1 टियर 2 टियर 3 में जो है इसको क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो इससे भी जो है ये एक महत्वपूर्ण जो है कदम है। साथ में स्पीड डिटेक्शन डिवाइस, तो स्पीड डिटेक्शन डिवाइस जैसे कि रडार हो गया, स्पीड डिटेक्शन कैमरा हो गया, तो इनकी भी स्थापना की जा सकती है। अब जैसे चंडीगढ़ और नई दिल्ली ने जो है ट्रैफिक कंट्रोल में स्पीड डिटेक्शन डिवाइस लगाए हैं, इंस्टॉल किए हैं, और इससे जो है डिजिटल रियल कैमरा और स्पीड कैमरा और जो रडार गन है इसकी जो सेवा जो है लागू कर दी गई है। इससे जो एक्चुअल स्पीड का पता चलेगा और इसका उपयोग किसी जो है गुजरते हुए वाहन की गति का जो है मतलब इन स्पीड डिटेक्शन से उसका गति पता लगाया जा सकेगा। साथ में बेहतर सुरक्षा उपाय की बात करें तो देखो एक स्पीड हम्प हो गया, उठे हुए प्लेटफॉर्म हो गए, गोल चक्कर हो गए, ऑप्टिकल मार्किंग हो गई, तो इससे सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी हद तक जो है कमी आ सकती है अगर इसको सही से बेहतर तरीके से इसका उपाय किया जाए। साथ ही साथ बेहतर केंद्र राज्य में समन्वय की ज़रूरत है कि भाई ये सही समय है कि भाई हम महसूस करें कि यातायात के जो कानूनों में जो उनका प्रदर्शन खराब है तो हम जीवन मतलब जो है जीवन की कीमत पर इन जो प्रवर्तन है इन प्रवर्तनों को हम वैसे ही नहीं ले जा सकते हैं। अब राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार और मजबूती लाने की ज़रूरत है। साथ में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जो मौतों को कम करने के लिए जो है एक लक्ष्य तय करना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टिकोण तो हमारे पास कोई ऐसा सच है नहीं है, तो ये चीज़ें भी रही हैं।
अब सड़क सुरक्षा से संबंधित कुछ अगर पहलों की बात करें तो जैसे कि भाई एक वैश्विक पहल तो सड़क सुरक्षा पर एक ब्रासीलिया घोषणा है 2015 में, जो कि मैंने अभी बताया था। क्या थी? ब्रासीलिया घोषणा, ब्रासीलिया घोषणा 2015। जो ब्रासीलिया घोषणा है, ब्रासीलिया में आयोजित जो है दूसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन में सड़क सुरक्षा पोषण पर हस्ताक्षर किए गए और भारत इस घोषणा पत्र का हस्ताक्षर करता भी है। और देशों की सतत विकास लक्ष्य जो 3.6 हासिल करने की योजना है, यानी कि 2030 तक जो है सड़क यातायात दुर्घटनाओं में होने वाली जो मौतें हैं तो उसको आधी से मतलब आधी करना है, जितनी भी हैं तो उसको आधा करना है। ठीक है। अब सड़क सुरक्षा के लिए जो कार्यदशक जो एक्शन प्लान क्या हो सकता है, तो इसमें जो है 2021 से 30 तक यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है सड़क यातायात में होने वाली जो मौतें हैं और जो है क्षति है 2030 तक कम से कम 50% जो है कम करने का प्रयास किया जाएगा। और ये वैश्विक योजना सड़क सुरक्षा के लिए जो समग्र दृष्टिकोण के महत्व पर बल देते हुए स्टॉकहोम घोषणा पर जो है आधारित है। इसमें अगर क्वेश्चन देखो, यूपीएससी से बड़ा कोई मतलब एग्जाम वैसा नहीं है, तो जो भी पॉसिबिलिटी है तो इसी में पूछा जाएगा। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें जो है डिटेल में बता दें। देखो, एक अंतर्राष्ट्रीय सड़क जो है मूल्यांकन कार्यक्रम है, आईरैफ इसको बोलते हैं, आईरैफ। ये जो है एक पंजीकृत चैरिटी है जो कि सुरक्षित सड़कों के माध्यम से जो लोगों की जान बचाने के लिए ये समर्पित है। तो ये चैरिटी है, इसमें जो जो मतलब लोग घायल हो जाते हैं या पैसा वैसा तो इसमें दिया जाता है, मतलब इलाज के लिए। और भारत में जो है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 याद होगा। इसमें जो है इस अधिनियम के अंतर्गत यातायात उल्लंघन पर दोषपूर्ण वाहन और नाबालिगों के द्वारा वाहन चलाने पर जो दंड की मात्रा थी वो बढ़ा दी गई है। और साथ में मोटर वाहन दुर्घटना के लिए जो है फंड करना, और जो है भारत में कुछ विशेष प्रकार की दुर्घटनाओं पर जो है सभी उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य बीमा कवरेज देता है। साथ में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड को मंजूरी प्रदान करना, जैसे केंद्र सरकार की एक अधिसूचना में स्थापित किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें रही हैं। तो ये वाला इशू जो है आपका कंप्लीट होता है। ठीक है। तो आज दोनों यही इशू हैं। एडिटोरियल वाला हम जल्दी ही प्रयास करते हैं कि उसको भी जो है आपके सामने लेके आए, और डेली जो है जो महत्वपूर्ण है तो एडिटोरियल वाला भी सेक्शन डिस्कस कर ले। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।